बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग टाइप्स एंड टेक्निक्स। हमने सिंपल लिस्टिंग पैराग्राफ और ऑर्डर पैराग्राफ लास्ट लेक्चर में देखे थे ना। अब हम टाइप्स एंड टेक्निक्स देखेंगे पैराग्राफ लिखने की, और कौन सी टाइप्स एंड टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले देखें टाइम ऑर्डर पैराग्राफ। आपने वो लिखे होंगे, मैंने आपको कहा भी था आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपने की है फिर आपको भूलेंगे नहीं, वरना अगर आपने नहीं की ना गंदे बच्चों की तरह प्रैक्टिस, फिर आपको ये सारे मिक्स होंगे और कन्फ्यूज़ करेंगे। अच्छा, टाइम ऑर्डर पैराग्राफ होते हैं। एग्जाम्पल 1, माई यूरोपियन हॉलीडेज। देखें, लास्ट ईयर आई टूक अ मंथ्स लॉन्ग ट्रिप टू यूरोप। पिछले साल मैंने 1 महीने का टूर किया यूरोप का। फर्स्ट, पहले नंबर पे अब देख लें उसको कि पिछले साल जो जो उसने चीज़ें बोल्ड की हुई हैं उनको आपने फोकस करना है। सबसे पहले मैं लंदन गया। आई स्टेड देयर फॉर, मैं वहाँ 2 हफ्तों के लिए रुका। फिर मैंने वहाँ बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, सेवरल शोज़ देखे मैंने उधर, ठीक है। आफ्टर उसके बाद लंदन के आई टू पेरिस, मैं पेरिस की तरफ परवाज कर गया। वेयर आई वेंट शॉपिंग एंड विजिटेड द लोवर, जहाँ शॉपिंग की और ये लोवर को विजिट किया। फिर वो कहता है पेरिस भी 1 वीक के लिए रुका। देन रोम बाय ट्रेन, ट्रेन के जरिए फिर रोम चला गया। रोम, ये देन को आपने नोट करना है, ठीक है। फिर रोम में क्या किया, कोलोसीसम देखा, पैंथियन एंड वेटिकन सिटी। ये रोम की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो गई तो आई अपोलोजाइज फायदा है, ठीक है। मुझे इतना वो इनका आइडिया नहीं है। वेल, वेटिकन सिटी के बारे में तो पढ़ा हुआ, बाकी इनका नहीं। वेल, जो भी है रोम में ये चीज़ें ब्ला ब्ला जो भी हैं उसने वो देखी। फिर 1 वीक के बाद रोम से क्या फ्लू होम, घर की तरफ परवाज की। इट वाज एन एजुकेशनल एंड एन्जॉयबल ट्रिप, एजुकेशनल और एन्जॉयबल ट्रिप था, ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट करें, टॉपिक सेंटेंस और बॉडी। बॉडी और टॉपिक सेंटेंस को, टॉपिक सेंटेंस तो आपको पता है होता क्या है। बॉडी में आपने जो चीज़ें नोट करनी है, पहले वो वेंट टू लंदन, फिर वेंट टू पेरिस, वेंट टू रूम, रिटर्न होम। ये सारी चीज़ें बॉडी में आ रही हैं। तो ये कौन सा पैराग्राफ, अब ये बॉडी नोट की है ना, अब ये पैराग्राफ कौन सा बन रहा है, ये ऊपर उसने हमें नाम बताएगा टाइम ऑर्डर पैराग्राफ। उसने जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ गया वैसे वैसे उसने हमें बताया, और कंक्लूजन में उसने बता दिया कि वो घर आ गया। सॉरी, कंक्लूजन में ये बताया कि इंजॉयबल और एजुकेशनल ट्रिप था, ओके। अब एग्जाम्पल सेकंड है पुटिंग ऑन अर प्ले। ये भी एग्जाम्पल उसी की बताई हुई, आपने इसको खुद से पढ़ना है अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ये जो जो चीज़ें बोल्ड की हैं उन पे आपने फोकस करना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेंट्रल आइडिया बॉडी। अच्छा, टाइम वर्ड्स फर्स्ट सेलेक्टेड अ प्ले। अच्छा, ये इसी को डिस्क्राइब कर रहा है। खैर, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, पढ़ते हैं हम साथ ही पढ़ते हैं। लास्ट वीकेंड वी पुट ऑन अवर एनुअल ड्रामा क्लब प्ले। लास्ट वीकेंड क्या किया हमने, अपना एनुअल ड्रामा क्लब प्ले जो है वो पुट ऑन किया। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। बट इट वाज आल्सो हार्ड वर्क, लेकिन ये मुश्किल काम भी था। वी बिगेन प्लानिंग 2 months ago, हमने 2 महीने पहले उसकी प्लानिंग करना शुरू की। फर्स्ट वी सिलेक्टेड प्ले, पहले हमने प्ले को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट आर डायरेक्टर वाज चूजन, फिर हमने डायरेक्टर को चूज़ किया। आफ्टर दैट वी बिगेन कास्टिंग द प्ले, उसके बाद हमने प्ले को कास्ट करना शुरू किया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड पीपल टू डिज़ाइन एंड मेक द कस्टमर्स एंड सेट्स। फिर अगला स्टेप क्या था कि लोगों को ढूंढा जो उसको डिज़ाइन कर सकते थे और कस्टमर सेट कर सकते थे। ऑल दिस वाई वी वर रिहर्सिंग, तो इस सारे के दौरान वो कह रहा है हम रिहर्स करते रहे, हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे। फाइनली 2 weeks ago, आखिरकार 2 हफ्ते पहले, वी हेल्ड अ ड्रेस रिहर्सल एंड एट लास्ट वी फेल्ट वी वर रेडी फॉर ओपनिंग नाइट। तो क्या कहते हैं, हमने ड्रेस रिहर्सल की, यानी कि जो कपड़े पहन के ड्रामा करता था ना, वही ड्रेसअप हो के हमने रिहर्स किया। मतलब बिल्कुल क्लियरली जैसे करना था पेश वैसे रिहर्स किया। तो हमने ये फील किया कि हम ओपनिंग नाइट के लिए, यानी कि जिस नाइट को हमने प्ले पुट ऑन करना है उसके लिए हम तैयार हैं। फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल आवर हार्ड वर्क एंड केयरफुल प्रिपरेशन द प्ले वाज अ बिग हिट। हमारी इस इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से और हमारी इतनी मुख्तार तैयारी की वजह से हमारा प्लेयर हिट हुआ। ये है स्ट्रक्चर एनालिसिस। सेंट्रल आइडिया आपको पता चल गया कि सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, प्ले है, वो आपको पहले टॉपिक सेंटेंस में क्लियर हो गया। अब बॉडी को डिस्कस करें। वर्ड्स देखें कि फर्स्ट पे उसने क्या किया, सिलेक्टेड द प्ले, पहले नंबर पे प्ले को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट पे डायरेक्टर को चूज़ किया, उसके बाद उन्होंने कास्ट शुरू की। फिर उन्होंने कस्टमर एंड सेट डिज़ाइनर्स को सेट किया। ऑल द वाई उस सारे काम के दौरान रिहर्स करते रहे। फाइनली उन्होंने ड्रेस रिहर्सल की और एट लास्ट हो गया ओपनिंग नाइट के लिए रेडी, और फिर आगे का कंक्लूजन। समझ रहे हैं बात, कैसे कैसे चीज़ों को उसने सेट किया है जैसे जैसे वो हुई हैं। टाइम ऑर्डर पैराग्राफ, ये इसको कहते हैं टाइम ऑर्डर पैराग्राफ से मुराद ये है कि जैसे जैसे चीज़ें हैपन हुई वैसे वैसे उसने उसको पुट आउट किया। आपने अभी ऊपर पैराग्राफ में बहुत अच्छे से देख लिया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने करना है प्रिपेयर अ पैराग्राफ इन विच यू टेल द स्टोरी
ऑफ अ बुक यू हैव रीड और मूवी यू हैव सीन। मूवी की ज़्यादा अच्छी बात है, आपने देखी होंगी मूवीज़ तो डेफिनेटली। तो आप अगर आपने नहीं देखी, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप मूवीज़ देखते ही नहीं हैं, तो आपने कोई बुक तो पढ़ी होगी ना। कोई बुक भी अगर आपने नहीं पढ़ी तो ऐसे करें, आपने कोई कहानी छोटे होते सुनी होगी, उस कहानी के बारे में आपने एक प्रैक्टिस पैराग्राफ करना है कि कहानी में क्या होता है। पहले बादशाह एक होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसकी बेटी शहजादी होती है, फिर ये होता है। मतलब आपने वर्ड ऑर्डर, टाइम ऑर्डर का पैराग्राफ प्रिपेयर करना है। तो आप जैसे भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बल्कि आप मूवी या बुक के बजाय आप ऐसी किसी स्टोरी पे करें ना, तो ज़्यादा बेटर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन पैराग्राफ राइटिंग की स्किल्स को मास्टर कर जाएंगे, अदरवाइज ये आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल ऑर्डर पैराग्राफ। अब यूज टू डिस्क्राइब स्पेसिस, स्पेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए ये पैराग्राफ यूज होते हैं। एग्जाम्पल पे उसने फिर लंबा सा पैराग्राफ दिया है, वेल इसको पढ़ते हैं। कंफर्टेबल प्लेस के बारे में, माई फेवरेट रूम इज़ माई लिविंग रूम, मेरा सबसे जो फेवरेट कमरा है वो मेरा लिविंग रूम है। इट्स रेक्टेंगुलर विद द डोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द साउथ वॉल इन द वॉल ऑपोजिट। देखें कैसे वो नक्शा पेश कर रहा है अपने लिविंग रूम का, कि रेक्टेंगुलर है, लेफ्ट साइड वॉल पे उसका डोर है, साउथ वॉल वाली साइड पे, फिर अपोजिट वॉल पे क्या है, पिक्चर विंडो की है, बिलो द विंडो के नीचे एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉफ़ी टेबल है सोफ़े के आगे पड़ा हुआ, फेसिंग द सोफ़ा आर टू आर्म चेयर्स, फिर सामने सोफ़े के दो आर्म चेयर्स पड़ी हुई हैं। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इज़ ऑन द वेस्ट वॉल, वेस्ट वाली वॉल के साइड पे एक पेंटिंग लगी हुई है। तो ईस्ट वाली साइड के वॉल पे क्या है, अ लॉन्ग कैबिनेट विद अ वर्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इट, ठीक है, सॉरी वेज ऑफ फ्लावर, वाज ऑन फ्लावर इन इट। लॉन्ग कैबिनेट है, उस पर फ्लावर्स वाज है। टू द राइट ऑफ द कैबिनेट इज़ अ स्मॉल टेबल, कैबिनेट के राइट पे स्मॉल टेबल, उस पर टेलीफोन पड़ा हुआ है। ब्राइट एंड अनक्लटर्ड रूम इज़ माई फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स। अब ये पैराग्राफ पढ़ के आपके सामने, आपके माइंड में एक रूम पिक्चराइज हो गया, हुआ है ना ऐसे। बेशक मैंने इसको डिटेल से या बार बार नहीं पढ़ा, लेकिन समझ तो आपको आ गया ना कि एक रूम पिक्चराइज हो गया है। इसको अब इसने पढ़ा ना, जब आपने प्रैक्टिस करनी है स्पेशल पैराग्राफ की, स्पेशल ऑर्डर की, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि पढ़ने वाले के माइंड में एक पिक्चर बन जाए, पिक्चराइज हो जाए आपकी जो प्लेस है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। लोकेशन वर्ड्स देखें, लेफ्ट पे, राइट, फ्रंट, बैक, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सारे उसने यूज़ किए ना, कि साउथ वॉल में ये है, लेफ्ट साइड पे ये है, टेबल के लेफ्ट साइड पे ये है, उसके फ्रंट पे ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ओके। ऐसे ही पिक्चराइजेशन होती है। अच्छा, अब आपने प्रैक्टिस करनी है स्पेशल पैराग्राफ की भी। क्या करना है कि राइट एन आउटलाइन ऑफ पैराग्राफ, डिस्क्राइब दैट प्लेस विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम फर्स्ट। आपने अब इधर डायग्राम तो नहीं ना बनी हुई, लेकिन आप अगर आपको कहा जाए कि आपके माइंड में तो डायग्राम बन गई है ना इसकी, कि ऐसे रूम है रेक्टेंगल शेप में, इधर सोफ़ा पड़ा होगा, इधर कैबिनेट होगी, इधर फ्लावर्स पड़े होंगे, इधर वो सोफ़ा सॉरी इधर चेयर्स होंगी, यहाँ पे ये डोर होगा, ये ऐसे पिक्चराइज हो गया ना। तो डायग्राम के बगैर पिक्चराइज करना है, इसको कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। ये एक ट्रिक है, तो ये आपको तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने एक प्रैक्टिस लिखनी है, उसने अपने कंफर्टेबल प्लेस यानी कि आपने रूम की लिख दी, अब अपने घर के लिख दें कि आपको घर में ज़्यादा सुकून लगता है, आपको घर अच्छा लगता है, तो आप अपने घर के बता दें, इधर रूम है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पे आपका यानी आपका गिराज बना हुआ है, यहाँ लॉन है आपका, मतलब सारा पिक्चराइज आप ऐसे करें जैसे उसने रूम को किया, आप अपने घर को कर लें, वो ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा आपके लिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी पैराग्राफ कंपोजिशन। इस की भी एक ढेर सारी लंबी सी एग्जांपल लिखी हुई है, खैर पढ़ते हैं इसको हम। माई 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड, अब देखना कैसे उसने 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड को, 3 उसके करीबी दोस्त हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब किया है। ये नज़र आ रहे हैं ना आपको बोल चीज़ें, फर्स्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन और द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन। यहाँ से पता चल गया कि ये पहला फ्रेंड है, ये दूसरा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से तीसरा शुरू होकर इधर ख़त्म हो जाता है। हो गया ना क्लियर। ऐसे ही आपने इसको पिक्चर आपने लिखना है जब आप प्रैक्टिस पैराग्राफ लिखेंगे। Like everyone else, I know all kinds of people and I am friendly with most of them. Among all the people I have gotten to know, I have several very close friends. वो कह रहे हैं सब की तरह मेरे भी बहुत से लोग हैं, मतलब काफ़ी किस्म के लोगों को जानता हूँ, सबसे फ्रेंडली भी हूँ उनमें से ज़्यादा से, लेकिन उनके दरमियान में कुछ को मैं कुछ को ज़्यादा क्लोज़ कर लेता हूँ, कुछ नहीं। तो सेवरल मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। पहले नंबर पे बता रहा है आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड विलियम, पहले मैं आपको अपने दोस्त विलियम से मुतारिफ कराऊंगा। वी हैव नोन वन एंड अदर सिंस द फर्स्ट ग्रेड, वो कह रहा है फर्स्ट ग्रेड से हम एक दूसरे को जानते हैं। देन वी मूव्ड इन नेक्स्ट डोर एंड वाज पुट इन माई क्लास,
We show secrets and many activities like playing baseball on the same. In William, I have friend with whom I can relax my mind and be myself. वो कह रहा है कि ये मेरा विलियम दोस्त है जिसके साथ मैं रिलैक्स फील करता हूँ और खुद को फील करता हूँ कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, उसके साथ सीक्रेट शेयर करता हूँ, एक्टिविटीज़ बेसबॉल खेलता हूँ, ये सारी बातें। ओके अच्छा, एन अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन टू मी इज़ जैनेट। जैनेट इज़ 3 years older than I and I think of her as the big years I have known her। अच्छा वो कह रहा है दूसरे नंबर पे जेनेट है, वो उससे 3 साल ओल्डर है, एज अ बिग सिस्टर सॉरी, वो कह रहा है वो उसको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता है। जेनेट एंड आई यूज टू आई द सेम बस टू स्कूल। वो कह रहा है हम एक ही स्कूल बस पे जाते हैं, मैं और जेनेट, और समटाइम्स क्या होता है आई वुड सिट टुगेदर, और कभी कभी हम इकट्ठे बैठ जाते हैं बस में। और क्या होता है, आई हैव नोन हर इन इन तमाम सालों में, यानी कि स्कूल गोइंग जो ईयर्स हैं मैंने उसको जाना। जेनेट हैज़ गिवन मी मच यूजफुल एडवाइस एंड इंकरेजमेंट, क्योंकि वो उससे बड़ी है 3 साल, उसकी बड़ी बहन है, तो वो कह रहा है वो मुझे एडवाइसेस देती है, इंकरेज करती है मुझे स्कूल के, ख़ासतौर पे स्कूल के हवाले से। ठीक है, जेनेस इज़ वन फ्रेंड आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, क्योंकि वो उसको एडवाइस देती है, इंकरेज करती है ना, इसलिए वो कह रहा है मैं इस फ्रेंड पे, यानी कि अपने अच्छे वक्तों बुरे वक्तों में, सारे वक्तों में उस पर डिपेंड कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। थर्ड फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहा है, टॉम उसका नाम है। टॉम एंड आई, वो कह रहे हैं हम फोटोग्राफी करते हैं क्लास में, और एंड वी स्पेंड एट लीस्ट 2 evenings अ वीक टुगेदर। सॉरी, वो कह रहा है फोटोग्राफी की क्लास जो हम इकट्ठी अटेंड करते हैं, और हम तकरीबन 2 हफ्ते 2 वीक्स जो है, वीक के 2 evenings जो है वो इकट्ठे गुजारते हैं, 2 शाम या 2 evenings आप कह लें, एक वीक में इकट्ठे गुजारते हैं, वीकेंड पे करते होंगे फोटोग्राफी क्लास वट एवर जो भी। अच्छा वो कह रहा है वो ग्रेट आई फॉर कंपोजिशन एंड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। वो उसकी, अब इसमें सारी वो टॉम की खूबियाँ बता रहा है, उसने पहले विलियम की बताई, फिर जेनेट की बताई, अब टॉम की बता रहा है। स्ट्रक्चर देखें इस पैराग्राफ का, इंट्रोडक्शन, सेंट्रल आइडिया, बॉडी। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ देखें। पहले पैराग्राफ में उसने पहले फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को। अब हर पैराग्राफ का अपना अपना सेंट्रल आइडिया था। सेंट्रल आइडिया क्या था, पहला का सेंट्रल आइडिया उसका फ्रेंड विलियम था, सॉरी बॉडी उसने जो दी वो विलियम के बारे में थी। ठीक है, उसमें जेनेट को या टॉम को तो नहीं ना लाया पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में विलियम के बारे में बताया ना, तो और कंक्लूजन में बता दिया विलियम के बारे में उसने। सेकंड जो जेनेट के बारे में थी, उसने सारा उसके बारे में, सेंट्रल आइडिया जेनेट थी ना, उसका बॉडी सारी जेनेट के बारे में हुई, और कंक्लूजन भी उसके। थर्ड में टॉम था, तो सारा ये मेन फोकस है आपका कि एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है, सारे सेंटेंस उसी मेन आइडिया को, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हो, एंड ऑल पैराग्राफ आर ऑलवेज हैव अ कंक्लूजन। ठीक है, फिर कंक्लूजन उसने जो होल कंक्लूजन है वो भी बता दिया। ओके, वो हमने पढ़ा नहीं है, वो ये है होल कंक्लूजन के विलियम, जेनेट एंड टॉम, ईच ऑफ दम इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी इन अ डिफरेंट वे। वो कह रहे तीनों मेरे लिए मुख्तलिफ तरह से इंपॉर्टेंट एंड फील लकी टू हैव सच गुड फ्रेंड्स। मैं खुद को खुशकिस्मत फील करता हूँ कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये ओवरऑल कंक्लूजन है, हर पैराग्राफ का अपना कंक्लूजन भी था, और ये ओवरऑल कंक्लूजन है, सेंट्रल आइडिया कंक्लूजन जिसको हम कह रहे हैं। ओके, समझ गए बात। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्रास्टिव कंपोजिशन। कंट्रास्ट से पता चल रहा है कि 2 चीज़ों का मुआवजा करेगा, कंट्रास्ट करेगा। 2 सिटीज़ है तो 2 सिटीज़ का कंट्रास्ट किया उसमें। अच्छा, बेस्टोन एंड सैन फ्रांसिस्को आर 2 ऑफ द मोस्ट विजिटेड अमेरिकन सिटी। एक बेस्टोन और दूसरा सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, अमेरिका के 2 सिटी हैं, ईच हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर विच आर ऑफन अप्रिशिएटेड बाई पीपल हु लिविंग एल्सवेयर। वो कह रहे हैं दोनों सिटीज़ की अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपने उसको अप्रिशिएट करते हैं। बेस्टन हैज़ द एथनिक फ्लेवर टिपिकली ऑफ मैनी सिटीज़ इन द ईस्ट। अच्छा, ये सारा पैराग्राफ ना बच्चे, ये आपने खुद पढ़ना है, ये बेस्टन के बारे में है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ सारा। ठीक है, बेस्टन सिटी के बारे में। नीचे वाला जो है सैन फ्रांसिस्को के बारे में, क्योंकि 2 सिटीज़ को वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों के उसने, ये आप पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी, आसान है, मुश्किल नहीं है। ये कंपैरेटिव कंपोजिशन हम देख रहे हैं जिसमें कंट्रास्ट हो रहा है। अच्छा, आपने जो यहाँ बात नोट करनी है वो ये कि दीज सिटीज़ शो द डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन अर्बन एरियाज़। 2 सिटीज़ की उसने बात की, दोनों के बारे में अलग अलग पैराग्राफ लिखते। तो पैराग्राफ आपको पता है, पहला टॉपिक सेंटेंस है, बाकी सारे सेंटेंस। ऊपर वाला उसने बेस्टोन सिटी के बारे में, आप बेशक पढ़ के देख लीजिएगा पैराग्राफ, एक भी सेंटेंस सैन फ्रांसिस्को सिटी के बारे में उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो है ही बेस्टोन से रिलेट कर रहा पैराग्राफ, तो उसने उसी के बारे में लिखना था ना। और जो दूसरा पैराग्राफ है वो सैन फ्रांसिस्को के बारे में है, तो वो उससे रिलेट कर रहा है। और इसने अब ये अपनी टोटल राइटिंग का कंक्लूजन बताया है कि दोनों सिटीज़ जो हैं अमेरिका के अर्बन एरियाज़ की डाइवर्सिटी शो करते हैं। दे प्रूव द वेराइटी पॉसिबल विद इन एंड बिटवीन सिटीज़। वो वैरायटी पॉसिबल जो विद इन एंड बिटवीन सिटीज़ है वो बताते हैं। स्ट्रक्चर देखें, पैरा टॉपिक सेंटेंस क्या था
कि दो डिफरेंट सिटीज़ को हमने कंट्रास्ट किया। पैरा 2 और पैरा 3 में कंपैरिजन बिटवीन बेस्टोन एंड फ्रांसिको, आपने देखा कि बेस्टोन का अलहदा पैराग्राफ लिख दिया, फ्रांसिको का अलहदा, दोनों की बातें बता दी, तो कंट्रास्ट डेफिनेटली हो गया। और पैरा 3 में उसने कंक्लूजन ये बता दिया कि दोनों अच्छे सिटीज़ हैं और ये वो सारा। ओके, अच्छा, अब कंट्रास्टिव कंपोजिशन की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है कि राइट अ कंट्रास्टिव कंपोजिशन दैट शो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू थिंग्स वो पीपल वुड लाइक टू कंपेयर। ये दो सिटीज़ के, अमेरिका के सिटीज़, आप लाहौर और कराची के बारे में कंट्रास्ट कर सकते हैं, या अपने आप कह लें दो बुक्स के बारे में कंट्रास्ट, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे बच्चों की तरह आप इसको लिखेंगे, तभी आप इस टेक्निक को मास्टर कर सकेंगे। ठीक है, कंट्रास्ट करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब काजेज एंड इफेक्ट्स कंपोजिशन है, तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि एक में काज चूजिंग माय कैरियर, अपने कैरियर को चूज़ करने के बारे में उसने बताया कि माई डिसीजन टू बिकम अ नर्स वाज बेस्ड ऑन सेवरल वेल थॉट आउट रीज़न। मेरा जो नर्स बनने का डिसीजन था, फैसला था, वो इन मेरी जो थॉट आउट रीजन है उन पर डिपेंड करता था। Some of my reasons had to do with personal goals, other reasons had to do with my view of society and where I want to fit into society। वो कह रहा है कुछ जो मेरी रीजंस थी वो मेरे पर्सनल गोल्स पर बेस करती थी, और कुछ व्यू ऑफ सोसाइटी से मेरी रीज़न थी। अच्छा, during my last year in high school, I had several long conversations with my parents about what to do after I graduated। वो कह रहा है स्कूल के आखिरी सालों में मैं अपने वालिदैन के साथ लॉन्ग कन्वर्सेशन करता होता था किस बात पे कि ग्रेजुएट करने के बाद मैं क्या करूँगा। थ्रू दीज टॉक्स, इन बातों के दौरान, आई वॉज एबल टू क्लेरिफाई माई कैरियर गोल, मैं इन कन्वर्सेशन के दौरान अपना कैरियर गोल क्लेरिफाई करने के काबिल हो गया। आई वॉन्टेड अ जॉब विद गुड पे एंड गुड स्टेटस, मुझे एक ऐसी जॉब की जरूरत थी जिसमें पे भी अच्छी हो और स्टेटस भी अच्छा हो। दीज वर नॉट ओनली माई गोल्स, आई ऑल्सो वॉन्टेड अ जॉब दैट वुड हेल्प पीपल इन प्रैक्टिकल वे। वो कह रहा है ये सिर्फ पैसा और स्टेटस ही मेरा गोल नहीं था, मेरा गोल ये भी था कि मैं ऐसी जॉब करूँ जो प्रैक्टिकल वे में मैं लोगों को खिदमत कर सकूँ, यानी कि अमली तौर पर। ठीक है, अब बाकी भी वो बताएगा। टेकिंग दीज रीजन इन टू कंसिडरेशन, ये सारी वही उसने अपने करियर के बारे में बातें बताई हुई हैं। फिर फाइनली बताएगा, आई डिसाइडेड ऑन नर्सिंग एज अ करियर सेंस इट offered me a good paying respected a position with a lot of flexibility। वगैरह उसके बाद क्या किया, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं नर्सिंग के को एज अ कैरियर ज्वाइन करूँगा कि उसकी पे भी अच्छी है, उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है और लोगों की खिदमत में होती है। मतलब उसके सारे के सारे गोल्स पूरे हो गए। ये काजेज एंड इफेक्ट कंपोजिशन है, यानी कि उसने पहले काज बताई कि ये वजह थी मेरी नर्स बनने के लिए, मैं ये पहले मेरी ये थिंकिंग की रीज़न ये थी। फिर क्या हुआ, मेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन रही अपने पेरेंट्स के साथ, ये काजी जाना। फिर इफेक्ट इसका क्या हुआ, लॉन्ग कन्वर्सेशन का इफेक्ट हुआ कि मैंने अपने गोल की चॉइस को क्लेरिफाई कर लिया, मैं उसमें क्लियर हो गया, और फिर मैंने उसको चूज़ कर लिया और डिसाइड कर लिया, और फिर मैंने उसको एज अ गोल चूज़ कर लिया, डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो एट द एंड वो कह रहा है, आई एम नो इन माई लास्ट ईयर ऑफ नर्सिंग स्कूल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई प्रोफेशनल लाइफ। आई फील सर्टेन आई मेड द राइट चॉइस। वो कह रहा है कि अब मैं आखिरी नर्सिंग कोर्स कर रहा हूँ, उसके आखिरी साल में हूँ, तो मैं आगे एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने की ख्वाहिशमंद हूँ, और मैं इस बात में सर्टन है मुझे कि मैंने एक अच्छी चॉइस की, राइट चॉइस। काज एंड इफेक्ट कंपोजिशन, अब स्ट्रक्चर इसका आपने देखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी। ठीक है, काज क्या थी उसकी, कि उसकी जो थिंकिंग थी वो अपने करियर के बारे में चूज़ करने के बारे में वो सोचता था ना, ये वजूहत थी। जिसके बाद क्या हुआ कि वो उसकी रीजंस बनी, क्या वो सोचता था पे अच्छी हो, स्टेटस हो। यही सिर्फ रीजंस नहीं थी, रीजंस ये भी थी कि वो पब्लिक की, लोगों की, पीपल की खिदमत करना चाहता था, पीपल सर्वेंट बनना चाहता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस वजह से ये काज थी ना कि उसको अपने करियर में क्लेरिफाई नहीं था, एम्बिग्वियस था वो। उसने क्या हुआ, पेरेंट्स के साथ लॉन्ग कन्वर्सेशन रही। ये बात है ना, काज में पहले देखें, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में उसने बताया ना कि ये मेरा था, बॉडी में उसने बताया कि कन्वर्सेशन रही मेरे पेरेंट्स के साथ, ये सारा कुछ होता रहा। फिर कंक्लूड उसने ये कर लिया कि उसका कंक्लूजन ये हुआ कि मैं एक अपने करियर में क्लेरिफाई हो गया। अच्छा, फिर इफेक्ट्स में उसने ये बताया, नीचे वाला पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा नहीं है वो आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसका कंक्लूजन भी उसने सारा दिया हुआ है, और ये मेन कंक्लूजन उसने ये दे दिया कि अब मैं नर्सिंग के लास्ट जो है वो ईयर में हूँ, और मैं ये प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करने के बारे में सोचूँ, और मैं श्योर हूँ कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया है। अब काज़ेज एंड इफेक्ट कंपोजिशन की भी आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। ये 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कहती हूँ, हर लेक्चर के एंड में, बल्कि हर टाइप के एंड में, कि तो तभी आप इसको मास्टर कर सकेंगे, वरना ये सारी की सारी मिक्स हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मुझे पता है अब अच्छा डिलीवर हो गया, आप समझिए, आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।